प्रीवियस लेक्चर तक किसी को कोई भी कैसा भी डाउट है तो बताओ, पूछो। कोई भी एनालिसिस जाननी है दोबारा? एनी डाउट? नहीं ना? आगे बढ़े हम कंफर्टेबली। तो बात करते हैं अगले अगले एक्सप्लोरर की, जो कि पोर्चुगीज से आया था इंडिया में। उसका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। 1505 से लेकर 1509 तक इसकी जर्नी जो है वो रहती है, हमें देखने को मिलती है। 1505 में क्या हुआ, एक पर्सन था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। इसको भेजा गया एस गवर्नर बनाकर, मतलब ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर फॉर द पोर्चुगीज पोजेशंस इन इंडिया। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चीज को डिस्कस करा था कि वास्को डी गामा को हटाने की कोशिश करी गई थी भारत के लोकल रूलर के द्वारा, जिसकी टेरिटरी में वो आया था, किंग जामोरिन। पहली मीटिंग तो बहुत अच्छी थी, दूसरी बार जब ये आया तो उसकी फोर्सेस और जामोरिन की फोर्सेस जो थी वो भिड़ गई आपस में। और जामोरिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि इंडिया में रुके। जामोरिन ने इसको खदेड़ के भगाने की कोशिश करी, लेकिन वो हार गया। युद्ध हुआ दोनों की फोर्सेस के बीच में और जामोरिन हार गया। ठीक है, लेकिन क्या चीज? कौन? पेड्रो एल्वेस कैल्विन? हाँ, नहीं मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, एल्मेडा से पहले जो भी ये वास्को डी गामा और ये लोग जो आए, इन्होंने, लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि अपना डेरा तो जमा लिया था इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से। डेरा तो बहुत अच्छी तरीके से जमा लिया था। और डेरा जमाने के बाद इन लोगों ने क्या करा, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश कर ली थी यहां पर बहुत अच्छी तरीके से। ये भी हमने पढ़ा था। कहां कहां बनाई? एक कैलिकट में और एक कोचिन में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जो आप बात कर रहे हो ना पेड्रो एल्वेस कैब्रल की, 1500 में आया। इसके बाद वास्को डी गामा और भी तो आया सेकंड और थर्ड टाइम। तो हम वास्को डी गामा को ही तो मानेंगे कंसोलिडेशन जो उसने करी। सेकंड वो था, मतलब ठीक है मान लिया नाम वाइज वो सेकंड था, लेकिन पोर्चुगीज की जर्नी इंडिया में वास्को डी गामा की पहली, पेड्रो एल्वारेस कैब्रल की दूसरी, वास्को डी गामा की तीसरी, वास्को डी गामा की चौथी, चौथी में मर गया। पांचवी में आ रहा है फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। जो इन्होंने जो फैक्ट्रीज यहां पर स्टैब्लिश कर ली थी ना, जो इन्होंने फैक्ट्रीज यहां पर स्टैब्लिश कर ली थी ना कैलिकट और कोचिन में, यानी कि अब वो ऐसे ही कहेंगे ना जैसे ब्रिटिशर्स करते थे, और बाद में आप देखेंगे करेंगे, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। बड़े सारे एक्ट में उन्होंने ये चीज लिख रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें उसमें। ऐसे ही इसको बोला गया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को कि तुम गवर्नर बन के जाओ और तुम देखभाल करोगे, देख रेख करोगे फॉर द पोर्चुगीज पोजेशन इन इंडिया, जिसको तुमसे पहले तुमसे पहले सेटअप करके रखा हुआ है फैक्ट्री के तौर पर बनाकर कैलिकट और कोचिन में। एल्मेडा का एम ये था कि वो इंडिया में ना पोर्चुगीज की एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नेवल पावर को डेवलप करना चाहता था। आप ये भी चीज बोल सकते हो कि देखो, ब्रिटिशर्स के आने के फायदे और नुकसान क्या होते, कभी आपसे अगर ये पूछा जाए ना कि अगर वो ना आते तो फायदे और नुकसान क्या होते, तो एक ये भी हमें देखने को मिल सकता है कि नुकसान और फायदे से हटकर अगर हम ये बोले कि हम ये भी तो हो सकते थे, हम पोर्चुगीज स्पीकिंग पीपल भी तो हो सकते थे, उनका कल्चर भी तो फॉलो कर सकते थे। सिमिलरली अगर फ्रेंच डेरा डाल के बैठ जाते तो उनकी कॉलोनी भी तो बनकर रह सकते थे। ये चीज होती। तो इसने जो ख्वाब देखा कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग नेवल पॉलिसी बनानी है, हमें एक स्ट्रॉन्ग पावर भी बनकर आना है, नेवल पावर के तौर पर उभर कर आना है भारत के अंदर, तो इसने इस सपने को पूरा करने के लिए एक पॉलिसी लॉन्च करी। उस पॉलिसी का नाम था इसका, जो कि इसने नाम दिया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। अब जब पोर्चुगीज यहां पर भारत में आए ना, तो उन्होंने यहां पर देखा कि इंडियन ओशन में व्यापार के लिए जो अरब ट्रेडर्स है ना, उनकी मोनोपोली बहुत है। उनकी मोनोपोली बहुत है। वो यहां पर सामान के ऊपर कब्जा करके या चीजों के ऊपर कब्जा करके और बहुत ज्यादा कमाई को खुद रखना चाहते हैं। इंडियन ओशन में काफी ज्यादा उनका दबदबा है, बोलबाला है, जिसकी वजह से इनको ये लगा कि इनके
it negatively impacted on the trade interests of Egypt and Turkey. पोर्चुगीज को आराम से कैसे हम लोग एंट्री दें फॉर ट्रेडिंग, इंडियन ओशन में व्यापार करना, लोकल रूलर्स को ये सहन नहीं आ रहा था, लेकिन पोर्चुगीज से वो लोकल रूलर्स को, लोकल व्यापारियों को मिटाना चाहते थे। अब यहां पर क्या हुआ, ऐसे ही लोकल रूलर्स जो थे, दो नाम हमें देखने को मिलते हैं इस टाइम पर, अल्मेड़ा के टाइम पर। एक बीजापुर का सुल्तान, दूसरा गुजरात का सुल्तान। ये दोनों ना काफ़ी ज़्यादा एंशियस थे और चौकन्ने बनकर बैठे हुए थे कि पोर्चुगीज ना कभी भी इनके पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो हुआ क्या, इजिप्ट और टर्की भी नहीं चाहते थे कि पोर्चुगीज का बोलबाला हो इंडियन ओशन में। क्यों? इजिप्ट और टर्की को अच्छा खासा फायदा मिल रहा था ड्यू टू अरब ट्रेडर्स। तो बीजापुर के सुल्तान, गुजरात के सुल्तान और इजिप्ट के रूलर्स, ये सारे के सारे इजिप्ट, टर्की और गुजरात, या लोकल रूलर्स आप कह लो इंडिया के, इन सब ने मिलकर एक ना अलायंस बना ली कि हम सब आज से शपथ लेते हैं कि कोई भी पोर्चुगीज इन्वेडर जो आएगा ना, उसके खिलाफ हम लोग मिलकर लड़ेंगे। इट इज जस्ट लाइक अ, याद है नेटो की पॉलिसी, अटैक ऑन एनी वन वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। तो क्या हुआ, चौल के पास एक नेवल बैटल हुआ। यहां पर कंबाइंड जो मुस्लिम फ्लीट थी अरब ट्रेडर्स की, जिन्होंने ये पूरा का पूरा अलायंस कोलिजन बनाया, इजिप्ट की फोर्सेस, टर्किश रूलर्स की फोर्सेस और गुजरात के सुल्तान की जो कंबाइंड फोर्सेस, जो अलायंस था, ये जीत गए ओवर द पोर्चुगीज फ्लीट। फ्लीट आप जानते हो ना, नेवल पावर, जो जब नेवल सैनिक और शिप्स बैठते हैं आपस में, उसको फ्लीट कहते हैं, नेवल फोर्सेस को कहते हैं फ्लीट, ठीक है। जो कि अल्मेडा का बेटा इस बैटल को लीड कर रहा था और वो मारा भी गया इन द बैटल, ठीक है, इन अ नेवल बैटल, जो कि चौल में लड़ा गया। चौल आपको बताना है कि कहां पर है। इस लेक्चर के बाद आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी मैच द फॉलोइंग करवाई जा सकती है 4 ऑप्शंस के बीच में कि ये जगह ये बैटल हुआ था, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। कंबाइंड मुस्लिम फ्लीट वन अ विक्ट्री ओवर द पोर्चुगीज फ्लीट अंडर अल्मेडा सन, हु वाज किल्ड इन द बैटल। ये मारा गया। उसके बाद जो बाप था ना, वो बाप था, क्या बेटे की मौत के बाद वो शांत बैठेगा? गुस्से में उसका आक्रोश इतना ज्यादा था, इतना गहरा था उसका गुस्सा, डेट अल्मेडा ने, ये प्रीवियस बैटल को तो अल्मेडा का बेटा लीड कर रहा था ना, ठीक है। अब अल्मेडा खुद ने, इसने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कंबाइंड मुस्लिम फ्लीट को एक नेवल बैटल में, जो कि ड्यू के पास लड़ा गया, जिसे बोलते हैं ना दमन ड्यू के पास लड़ा गया 1509 में। यहां पर पोर्चुगीज ने इन सबको हरा मारा, इनकी पूरी अलायंस फोर्सेस को, और इस प्रकार से पोर्चुगीज एक उभर कर आए एस नेवल, ग्रेट नेवल पावर इन एशिया। और इन्होंने क्लेम करी कि दैट नेवी की टर्म्स में दे आर द सुप्रीम एंड अटमोस्ट सुप्रीम पावर इन एंटायर एशिया, नॉट ओनली इन इंडियन बॉर्डर्स, पूरे के पूरे एशिया में। ये चीज समझ में आई? ये बदले वाली भावना याद रखना है, इससे ये वाली चीज आपको अल्मेडा वाली चीज याद आ जाएगी कि बाप बेटे का बदला वाला कौन सा वो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर था। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें, इस पॉलिसी में, इस वॉर में कोई, किसी को कोई डाउट कि अल्मेडा के टाइम पे क्या हुआ? नहीं ना? अल्फोंसो डी एल्बुक्वेर्क्यू, इस पर्सन का नाम हम लोग ना पोस्ट इंडिपेंडेंस में सुनेंगे। अब आपको कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये तो 1509 है और ये 1515 है, यहां से पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्या लेने देना, बताता हूं। इसको ना पोर्चुगीज पावर तो बहुत सारी आते रहे, रूलर्स आते रहे, लेकिन इसको ना रियल फाउंडर माना जाता है अल्फोंसो डी एल्बुक्वेर्क्यू। इसने गोवा को कैप्चर कर लिया था बीजापुर के सुल्तान से छीनकर इन नवंबर 1510। आपको एक चीज शायद से पता हो,
जब पूरा का पूरा देश आज़ाद हो भी गया था ना, हमने अंग्रेज़ों को खदेड़ के भगा दिया था, उसके कई सालों बाद तक भी एक पावर जो थी वो यहाँ से नहीं गई थी। और एक ऑपरेशन विजय लॉन्च करा गया था, जब गोवा के लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट करा था, पोर्चुगीज को वहाँ से खदेड़ के फेंकने के लिए। तो वो जो डेरा जमा कर बैठे थे ना, वो तब से 1950s 1960s तक, वो ये एल्फोंसो ड्यू एल्बियो क्योरक्यू, जब तक इसने बेस बना के यहाँ पे, आई रिपीट, एल्फोंसो डी एल्बियो क्योरक्यू ने जब तक बेस बनाकर गोवा के ऊपर कब्जा कर रखा था ना, ये आज़ादी के बाद से तब तक यहाँ पर पोर्चुगीज थे, हिडन फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में काम कर रहे थे, लेकिन ये कर रहे थे तब तक। और इनको फिर हमने जब पूरे ब्रिटिश भागे तो हमने देखा कि और कोई टिका हुआ, इन्होंने देखा यार ये तो छुपे पड़े हैं यहाँ पे, भगाओ इनको। और हिम्मत इतनी कि लड़ रहे थे इंडियन फोर्सेस से ये, फिर हमने भगाया इनको, जल्दी भाग गए थे हालांकि। फिफ्टीन 15 में एल्ब्यू क्योरक्यू ने स्टैब्लिश करी पोर्चुगीज अथॉरिटी ओवर ऑर्मोज इन पर्शियन गल्फ। इस यही था वो बंदा जिसने एनकरेज करा कि देखो भिड़ने से आपस में कोई फायदा नहीं है, पोर्चुगीज बंदों की ना हमें इंडियन औरतों से शादी करवानी चाहिए ताकि हम लोग अलाइंसेस बिल्ड कर सकें इनके साथ, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस काइंड ऑफ बिल्ड कर सके, मैरिज अलाइंसेस बिल्ड कर सके, ताकि जब दामाद ही बन जाएंगे इस देश के तो सबके मुंह से ये निकलेगा कि स्वागत नहीं करोगे क्या आप हमारा, कोई भिड़ेगा नहीं। और इसने विजयनगर एम्पायर उस टाइम पर था, उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कि जब विजयनगर एम्पायर जो चल रहा था तो क्या उस टाइम पर जब पोर्चुगीज फोर्सेज आई तो कौन सा रूलर उनका था और किसके साथ फ्रेंडली रिलेशन यहाँ पर मेंटेन थे। और यही आप देखोगे वन ऑफ द रीजंस कि अभी तक हम ऐसा कह सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पर शाइनी पोर्चुगीज पावर इंडिया में थे, मेडिवल इंडिया में कह सकते हैं ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अभी तक, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्या विजयनगर एम्पायर में मुझे जो बहुत सारे जो ट्रैवलर्स देखने को मिलेंगे जो कि हर एक एम्पायर में जैसे आते हैं ना, एंशिएंट में पढ़ते हैं कि ये मेगास्थनीस आ गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में और वो करके, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि विजयनगर एम्पायर में मुझे बड़े सारे पोर्चुगीज ट्रैवलर्स देखने को मिलेंगे? मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट, नीनो डी कुना। अगेन ही वॉज अ गवर्नर, इसने कैपिटल इंडिया के अंदर मूव कर दी थी फॉर द पोर्चुगीज पोजेशंस इन इंडिया, कोचिन से गोवा 1530 में। 1534 में इसने बसीन को एक्वायर कर लिया था फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात, गुजरात का सुल्तान। 1537 में पोर्चुगीज ने क्लेम ऑक्यूपाई कर लिया दियोगो। बाद में वो दमन के लोकल रूलर से लड़ते रहे और लोकल चीफ्स जो थे गुजरात से उनसे लड़ते रहे, और 1548 तक आते आते पूरा जो वेस्टर्न वाला जो हिस्सा था भारत का इंक्लूडिंग सेलसेटे, उसको भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं दस ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी जो पोर्चुगीज थे वो पूरी तरीके से उन्होंने सक्सेस प्राप्त करी थी फॉर कैप्चरिंग गोवा, दमन, ड्यू, सेलसेट, बसीन, चौल, बॉम्बे, वेस्टर्न कोस्ट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर। इसके अलावा ये तो हो गई वेस्टर्न कोस्ट की बात, हुगली बंगाल कोस्ट पर और मद्रास कोस्ट पर सैंथोम, यहाँ से भी इनको अच्छे खासे ट्रेड बेनिफिट्स मिलते थे, इधर भी इनका बोलबाला था। अब एक क्वेश्चन जो कि आपको देखने को यूपीएससी के प्रीलिम्स में मिल सकता है, पोर्चुगीज से आने से हमें मिला क्या? पोर्चुगीज जो थे ना वो तम्बाकू की खेती इंडिया में लेकर आए, यानी कि मयूर, और मयूर तो छोड़ो, अनुज, पूरा तुम लोग का यूपी इनका इन्हीं का भक्त होना चाहिए, है ना। इसलिए हाथ जोड़ रहा था अनुज वो कि ऐसी चीज़ छोड़कर जाऊंगा जिसको चाहे कोई सा भी स्ट्रेस हो, मसाला खाओ, पैकेट फालो और मुंह लाल कर लो। यानी कि शाइनी हम ऐसा बोल सकते हैं ना रागनी, पोर्चुगीज ने माउथ कैंसर की नींव रखी इंडिया में है ना।
तो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्चुगीज कैथलिक रिलीजन, ठीक है, यहाँ पर चर्च रिलीजन, कैथलिक रिलीजन काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ इंडिया के वेस्टर्न कोनों में और ईस्टर्न कोनों में। प्रिंटिंग प्रेस, ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। नंबर 1 ये टोबैको की खेती, नंबर 3 कैथलिक रिलीजन, नंबर 2 कैथलिक रिलीजन, नंबर 3 प्रिंटिंग प्रेस पोर्चुगीज ने ही सेटअप करवाई थी। तो देख रहे हो आपको कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको फैक्ट्स एक ही जगह पर देखने को मिल रहे हैं। गोवा में 1556 में। उसके बाद अगला काम इनका इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स पे साइंटिफिक वर्क वगैरह करवाना, ठीक है, और उसका पूरा का पूरा एक कंपाइलेशन बनवाना एक यूरोपियन राइटर से कि ये सारी चीज़ें कौन से प्लांट से क्या औषधियाँ बनती हैं, किससे कौन सा जख्म बढ़ता है, कौन सी बीमारी के टाइम पर क्या दवाई दी जाती है, क्या काढ़ा पिलाया जाता है, ये सब कुछ इन्होंने करवाया। ये स्टडी और उसकी कंपाइलेशन बाय यूरोपियन राइटर, और प्रिंटिंग प्रेस गोवा के अंदर सेटअप करी गई थी, तो उसको गोवा में बुलाकर ये सारी चीज़ें उससे लिखवाई गई, कंपाइलेशन बनवाई गई बुक की फॉर्मेट में 1563 में। तो ये इनका चौथा कॉन्ट्रीब्यूशन। इन 17th सेंचुरी पोर्चुगीज पावर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी हावी होना शुरू हो गई थी। और 1739 तक पोर्चुगीज की जो पावर थी वो आपको गिने चुने कोनों में, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता 1947 तक, तो लगातार वो आपको इस जगह पर देखने को मिलेगी, गोवा, दमन एंड दीव। फिर ये डरे सहमे चुपचाप बैठ के रह गए। फिर ये इतना ज़्यादा ऊंचा कभी उठकर नहीं बोले, या फिर इन्होंने कभी इतनी ज़्यादा पावर अपनी कभी शो नहीं करी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म में। बताओ समझ में आया? आ गया? कोई डाउट नहीं आता किसी को? पोर्चुगीज पावर क्या आपको पूरी की पूरी समझ में आई अच्छे से? बिल्कुल। और यही चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप स्पेक्ट्रम खोल के देख लेना, सेम चीज़ है, बस वहाँ पर लिखी हुई है। बस आपके वो क्या कि साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको बस ये लगेगा कि इतनी मोटी सी बुक आप इसको कैसे कवर करें। ये बहुत सारे पेजेस आज आज आप देखना स्पेक्ट्रम के इसने ख़त्म कर दिए होंगे, और जिन्होंने पढ़ी है वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं। और अभी तो हमारा चैप्टर मतलब सिर्फ अभी पोर्चुगीज लेवल तक का हुआ है, और भी पावर है अभी हमारी। बताओ समझ में आया? हाँ पूछो पूछो, सब लोग पूछो, कोई टेंशन नहीं है। बताओ बताओ, बोलो बोलो, मयूर ईशा क्या बोल रहे हो, बोलो। अरे यार एक मिनट रुक जाओ, हाँ ईशा तुम बोलो, बताओ, बोलो। नहीं 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 नहीं, ये बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह टू, ये कुछ भी नहीं है उनमें से, मुगल नहीं है, गुजरात के लोकल सुल्तान। ठीक है, हाँ। अब बताओ मयूर। हाँ हाँ, पूरा पूरा रहे। उसके बाद ही जब हमने इनको बहुत मुश्किल से पकाया, पोर्चुगीज यहाँ पर काफ़ी टाइम तक रुके थे, इसलिए मैंने छूटते ही बोला ना कि अल्फोंसो डी एल्बुक्वेर्के, उसका जिक्र क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक में है हमारे, जो हम पढ़ रहे हैं ना आजकल, उसमें आएगा अभी जब हम लास्ट में पढ़ेंगे ना ये सारे के सारे, जब हमने इनको बाहर भगाया और जो भी हमने वो करा, तब हमने देखा सारे ये तो यहीं रह गए हैं, ये तो जाने का नाम नहीं, और उसके ऊपर से इंडियन आर्मी से उछल रहे हैं। तो ये पहला ऐसा वॉर था, इसका जिक्र इसलिए होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस में। कभी भी जनता कभी आर्मी के साथ फोर फ्रंट्स पे खड़ी नहीं होती है भगाने के लिए, लेकिन जनता गोवा की पूरी शामिल हो गई थी आर्मी के साथ, कि हम भी हथियार उठाने को सर जी तैयार हैं, हम भी इनको खदेड़ खदेड़ के यहाँ से भगाएंगे। यानी कि उस टाइम पर लोग उत्साहित थे ना, देश जैसा आज़ाद हुआ था, समझ रहे हो रागनी शाइनी मिसबा, कि देश जैसा आज़ाद हुआ है, ऐसे कैसे टिकने दे सकते हैं हम? जैसे अब आपको कोई बोले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत बड़ा घाटा हो गया किसी का कोई प्रोडक्ट या ऑफर लेकर, उसके बाद फिर से आपके कोई दरवाजे चले आए, मैम आपको ये ऑफर फिर से चाहिए क्या, मतलब कोई और किसी और कंपनी से आए हो, मैम उनकी तरफ ऐसे नहीं हो, उसकी नई भी गलती होगी तो शाइनी तब भी आप मतलब उसको मछली वाले फ्राइंग पैन से मार मार के भगाओगे, गर्म कर करके, है ना? हाँ बाकी लोग समझ में आया? कोई डाउट? तो हमारी पोर्चुगीज की पूरा का पूरा जो पावर थी उसका बेस हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। इक्के दुक्के इसमें कुछ और फैक्ट्स होते हैं 11th क्लास का, बस हम और देखेंगे। और हमें बाकी इसके अलावा कोई स्पेक्ट्रम वगैरह में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? हमारा पूरा का पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, पोर्चुगीज पावर को हमने ख़त्म करा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।